तो क्वेश्चन नंबर 1.1 हमारे पास है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो चार्जेस हैं जिनके चार्जेस हैं दिस एंड दिस और जिनके बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर और मीडियम है एयर। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कितना है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो आइए सवाल को करते हैं। एक चार्ज मान लीजिए इसको Q1 कह देता हूं और दूसरा चार्ज है उसको मैं Q2 कह देता हूं। इस चार्ज की जो वैल्यू है आपको दी है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और उस दूसरे चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। दिस सेपरेशन इज 30 सेंटीमीटर और आपसे कहा गया है कि जो मीडियम है वो मीडियम है एयर। मीडियम है एयर। आपको बताना यह है कि फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख सकते हैं एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ force between two charges is equal to k q1 q2 divided by r square। यदि हमारे पास चार्जेस हैं उनका साइज बहुत कम है कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इन एयर में। तो k की वैल्यू जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 इंटू Q2, इन दोनों चार्जेस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो कि 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। देखिए हम सारी वैल्यूज जो है हम SI यूनिट में कैलकुलेट करने वाले हैं। फोर्स की वैल्यू यदि हमें न्यूटन में चाहिए, SI यूनिट में चाहिए, तो सारी क्वांटिटीज को हमें SI यूनिट्स में रखना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करिए मीटर में, तो 10⁻⁻2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं या कहूं 100 से डिवाइड कर सकता हूं 30 को का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है आप सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं कैलकुलेशन। सो 9 है, ये 2 है और ये 3 है, तो आ जाएगा आपके पास 54 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, तो आ जाएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 10⁻⁻4। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा न्यूटन में। फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी इन न्यूटन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2। तो इसमें कहा गया है कि दो स्मॉल स्फीयर्स हैं जिनके चार्जेस हैं 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम और उनके बीच का जो फोर्स है बेटा वो 0.2 न्यूटन के बराबर दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस उनके बीच में कितना होगा। तो एक हमारे पास चार्ज है, चार्ज इसको Q1 मान लेते हैं जिसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज है Q2 जिसका वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि इनके बीच का सेपरेशन R के बराबर है। ये सारी जो है चीजें ये एयर में हो रही हैं, मीडियम जो है वो एयर है और कहा गया है कि फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में 0.2 न्यूटन के बराबर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा गिवन दैट कि फोर्स जो है बेटा वो 0.2 न्यूटन है, तो मैं जानता हूं कि K Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर, ये होता है क्या, कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है भाई, कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स दिया है 0.2, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है, Q1 इज 0.4 इंटू माइक्रो, कूलम को कूलम में बदलना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.8, मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को आप यहाँ ले जाएंगे, 0.2 को आप यहाँ ले जाएंगे और फिर स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। और क्योंकि सारी क्वांटिटीज हमने SI यूनिट्स में रखी हैं तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी इन मीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है बेसिकली। तो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए सवाल में हमें दिया था कि फोर्स उन दोनों के बीच में कितना है। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि Q1 और Q2 मान लीजिए दो चार्जेस हैं। सवाल के हिसाब से कहूं तो मैं ये प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज है। हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में है, ये बेसिक फंडामेंटल लॉ है कि दो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स कैसे वर्क करता है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। ये फोर्स है बेटा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय नंबर 2 ऑन 1, या F12 भी कह सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर भी लगाएगा। तो ये जो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी कॉल्ड F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होने वाला है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स जो है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में है वो भी इसी को ही कहते हैं। तो ये हुई बात कि भाई चाहे इसको अट्रैक्टिव फोर्सेस कह दीजिए, चाहे इन दोनों के बीच में फोर्स कह दीजिए, चाहे इसका फोर्स इस पर कहिए, चाहे इसका फोर्स इस पे कहिए, वो बात एक ही है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 1.3। इसमें कहा गया है कि ये हमारे पास क्वांटिटी है ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMe इंटू MP। Me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो कहा गया है कि ये जो रेशियो है ये क्या हमको बताता है। तो दोस्तों देखिए कि ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMe MP। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास है, तो ये जो कहानी है ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अब हम जानते हैं ये बात कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और चार्ज होता है प्रोटॉन पर, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, साइन अलग अलग होते हैं। क्या मतलब है सर? ये हम जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है दैट इज प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, बिना साइन का, मतलब यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ये है तो स्केलर ही, लेकिन इसको माइनस प्लस के लिए यहाँ पे मॉड लगा दिया मैंने। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ सजा के के ई इंटू ई डिवाइडेड बाय GMe MP। इस E को मैं कह सकता हूं दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, QE इसको लिख सकता हूं मैं। इसको लिख सकता हूं दिस इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, K को K लिखूंगा और नीचे आ जाएगा आपके पास GMe MP। और क्या कर सकते हैं इसमें, यदि मैं R स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, R स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा कि QE QP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMe MP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये देखिए बेटा, ये जो फॉर्म है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन r है तो उनके बीच में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और GME MP अपॉन r स्क्वायर क्या है? यदि दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो इन दोनों क्वांटिटीज का मतलब ये हुआ, तो ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स if they are separated by distance r, if separated by distance r, यदि वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है, डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर क्या है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स if they are separated by distance r। समझ गए सब लोग कि ये बेसिकली कंपेयर किया है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इफ दोज टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है कि क्वांटाइज्ड जो वर्ड है, चार्ज का क्वांटाइजेशन, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इंटीजर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं, वो 0 हो सकते हैं, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 1000 2020 2002 2020 कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इंटीजर उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये 1.5 नहीं हो सकते। तो इससे क्या पता चलता है, तो हम जानते हैं कि यदि कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा किसी बॉडी पर, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट विल ऑलवेज बी इन अ होल नंबर, दैट विल ऑलवेज बी अ इंटीग्रल वैल्यू, 0 से लेके और कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव। ये इन्वॉल्वमेंट किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर कितना हो सकता है, तो आंसर आएगा 0 हो सकता है। अब 0 तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये 1, यदि किसी रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये मिनिमम चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, कि कोई भी पर्सन जो है वो इग्नोर कर सकता है क्वांटाइजेशन वाला जो पार्ट है व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। देखो, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज का मतलब होता है कि जो बड़ी क्वांटिटीज हैं, जो बल्क में चीजें हमारे सामने होती हैं। जैसे मैं बात कहूं कि ये मेरे पास जो पेन है, ये पेन जो है इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स कि आपको एक बार इनका नंबर लिख दिया जाए तो 3-4 बार आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि कितने लाखों करोड़ों ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लाखों करोड़ों में भी नहीं गिन पाएंगे। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब होंगे तो उनमें और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस समय क्वांटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसमें हम इग्नोर कर भी सकते हैं, लेकिन जब बात आती है 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, 10 इलेक्ट्रॉनों की, तब हमें क्वांटाइजेशन का ध्यान रखना होता है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5, इसमें कहा गया है कि ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से, चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ सरफेसेस।
A similar phenomena is observed with many pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो ये देखिए इंडक्शन वाली बात जो है कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी नंबर B है और आपके पास एक बॉडी नंबर A है। हमने इन दोनों को रब किया या इन दोनों को पास ले आए, कुछ भी किया कि यहाँ पे कुछ इन पर मान लीजिए रब किया है इन दोनों को, और यहाँ पे कोई चार्ज आ जाता है +Q, और +Q चार्ज आने का रीजन आप सोचिए क्यों +Q चार्ज यहाँ पे आया है। बिकॉज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं इस बॉडी से इस बॉडी में। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचेंगे उतने ही चार्ज जो है, उतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनकर जाएगा। तो पहले ये न्यूट्रल थे, अब इनके पास जो टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का अभी भी 0 है, तो ये चार्ज का कंजर्वेशन यहाँ पे हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये +Q चार्ज, इसकी वैल्यू होगी मान लो Ne के बराबर। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया है इसकी वैल्यू होने वाली है Ne -Q = -n। ठीक बात, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उनके करस्पॉन्डिंग इन दोनों बॉडीज पर चार्ज आ गए। पूरे सिस्टम का चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। उसके बाद कहा गया है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं। अगले सवाल में दिया है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं 2, -5, 2 एंड -5 आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD एक स्क्वायर है, उसके वर्टाइसेस पे चारों चार्जेस रखे हुए हैं। आपको कहा गया है कि सेंटर पर एक चार्ज और रखा है 1 माइक्रोकूलम का, तो उस 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टाइसेस को नाम दे दीजिए आप जो भी आपका मन करे, ABCD। ए के ऊपर जो चार्ज है, देखिए यहाँ ध्यान रखना कि चार्ज कौन सा कहाँ पे बिठाना है, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिया है आपको A, सो QA इज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। C पॉइंट पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और D पॉइंट पर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। अब कहा गया है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर एक और चार्ज रखा हुआ है, तो स्क्वायर का सेंटर हम बना सकते हैं लाइक दिस, एक ये डायगोनल, एक दूसरा डायगोनल। डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है या डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये हुआ सेंटर पे चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। तो आपसे कहा गया है कि यदि इस स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स आप बताइए कितना होगा। देखिए भाई, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो कुछ होगा, मैंने मान लिया वो x के बराबर है। इस वर्टाइसेस से सेंटर के बीच का सेपरेशन x के बराबर है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये x के बराबर सेपरेशन है। और हम कह सकते हैं कि सिमेट्री से, क्योंकि स्क्वायर है तो सेंटर का और यहाँ से डिस्टेंस भी x होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होने वाला है, x होने वाला है। तो दोस्तों देखिए कि ये इसके ऊपर मैं फोर्स देखना चाहता हूँ इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे फोर्स दिखा दिया, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ k × 2 × 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स है दैट विल बी अलोंग दिस लाइन, इस तरफ होगा, ये इसको रिपेल करेगा और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू है इस डायरेक्शन में होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू k 2 × 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान नहीं रख रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, जितने फोर्स से ये खींचे उतने ही फोर्स से ये इधर खींचे, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बात करते हैं कि इसके और इसके बीच में फोर्स की। तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा
विथ सम फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू k इंटू 5 इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और हम इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स देखना चाहें तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ विद द फोर्स k 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर से वही बात है कि जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर, बिकॉज इसका फोर्स ये कैंसिल कर रहा है और इसका फोर्स ये कैंसिल कर रहा